हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। मार्केट में तो काफ़ी अच्छा उछाल आ गया है और ये जो अर्निंग सीजन अब तक चल रही है मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। एक्सेप्ट फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज़्यादातर जितने नतीजे आए हैं काफ़ी अच्छे नतीजे आए और मेरी सोच यही है कि अगर ये वॉर नहीं होती, अगर ऑयल प्राइसेस $120 पे नहीं होते तो वुड वी बी एट न्यू हाई। आपको क्या लगता है? कमेंट में भेजिए। अगर ये जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है अगर वो नहीं रहती तो मेरे हिसाब से आई एम सर्टन कि हमारी निफ्टी जो है वुड हैव गॉन टू बियॉन्ड 26,000 एट ऑल टाइम अराउंड 27,000 और सो। पिछले कई क्वार्टर्स हम सोच रहे थे कि कब आएगी ग्रोथ, व्हेन विल दी अर्निंग्स इंप्रूव, लेकिन ये जो अर्निंग सीजन चालू हुई है डेफिनेटली वी आर सीइंग गुड अर्निंग्स मोमेंटम। लेकिन मेरे ख्याल से जो जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में द प्रॉब्लम विल स्टार्ट शोइंग, क्योंकि डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट की बढ़ने की वजह से, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की होने की वजह से डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट आ सकता है ऑन इंडस्ट्रियल्स, ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस रेवेन्यूज है विच आर गोना बी इम्पैक्टेड बाय द सब्सिडीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल, तो डेफिनेटली हमारा जो फंडामेंटल है एज ए इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज थोड़ा तो खराब हुआ है। तो हम यही प्रार्थना रखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इस गल्फ का जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए एंड ऑयल प्राइसेस कम डाउन टू बिलो $80 और सो। मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, तो हमारा मार्केट में बहुत ही बढ़िया रिबाउंड हम देख सकेंगे। चलिए, आज भी हम आपके सामने और 4 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज पेश करने वाले। ये स्टॉक आइडियाज है, रिकमेंडेशंस नहीं है। क्यों हम ये आपके सामने लेके आते हैं? क्योंकि अभी भी हमें इतनी खुशी होती है कि अभी भी हमारी जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, हमारे जो व्यूअर्स है, इनका इतना ज़्यादा पैशन है स्टॉक्स के लिए, इतनी ज़्यादा उनके इंतजार है टू फाइंड न्यू स्टॉक्स, टू अपडेट दैट नॉलेज, कि ये जो हमारी वीडियो है उस पर हमें बहुत ही शानदार कमेंट्स मिलते हैं और वी आर गेटिंग वेरी गुड व्यूज़ ऑल्सो। इसलिए हम इनकरेज हुए कि हर हफ्ते आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स पेश किए जाए जो कि अलग है, अनोखे है और उनको ज़रूर से आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू लिस्टिंग, और ये जो कंपनी है इसका नाम है टाटा कैपिटल। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल फॉलो करते रहे हैं तो आपको ये जरूर से समझ आया होगा कि वी प्रेफर द एनबीएफसीज ओवर द बैंक्स। बैंक्स में एक रेड ओशन हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री हो गई है। एनबीएफसीज में अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो डेफिनेटली वन शुड लुक एट प्लेइंग द एंटायर बैंकिंग सेक्टर थ्रू एनबीएफसी। उसकी वजह यह है कि एनबीएफसीज की जो कंप्लायंस लेवल्स है, उनका जो पूरा ओवरऑल सुपरविजन है वो थोड़ा हल्का है एज कम्पेयर टू बैंक्स। और ज़्यादातर क्योंकि एनबीएफसीज पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेती है, उनको बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंडिंग देयर लोन बुक। तो आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कैपिटल। देखिए दोस्तों, एनबीएफसी जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं 2 या 3 चीज़ पर खास नज़र रखता हूँ कि प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है। आई यूजुअली प्रेफर कंपनीज जिनमें प्रोडक्ट्स जो है कई सारे लोन प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी कि उनके पास प्रॉपर्टी लोन्स भी होनी चाहिए, गोल्ड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, एसएमई लोन्स होनी चाहिए, या फिर ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। एंड ऑल्सो दे मस्ट हैव सिक्योर अनसिक्योर्ड का जो ब्लेंड है वो भी ठीक रहना चाहिए, ताकि उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज मोर डाइवर्सिफाइड एंड सेफ। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10-15 साल में कि सिंगल प्रोडक्ट एनबीएफसीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। कभी अगर वो सेक्टर डाउन जाता है तो उसमें जो एनबीएफसीज ऑपरेट करती है, सडनली दैट एनपीए शूट अप एंड देयर परफॉर्मेंस स्टार्ट्स टू डिटीरियरेट। टाटा कैपिटल हमने क्यों चुना है? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वेल डाइवर्सिफाइड लोन प्रोडक्ट है उनका। उनकी जो नंबर ऑफ लोन्स, नंबर ऑफ एरियाज जो है फैंटास्टिक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री में उनका ज़्यादा फोकस रहा है। इसलिए अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो आई थिंक टाटा कैपिटल विल बी एबल टू मैनेज दैट मच मच बेटर देन एनी अदर एनबीएफसीज। दूसरी बात यह है दोस्तों कि धीरे धीरे जो है बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो लिक्विडिटी है वो सक आउट हो जाएगी। यानी कि एनबीएफसीज को रिसोर्सेज, लोन्स रेज करने के लिए टू लेंड will become more expensive, become more difficult। इसलिए जो बड़े एनबीएफसीज है जिनका ब्रांड, जिनकी पोजीशन स्ट्रांग है, दे विल बी एबल टू डेफिनेटली रेज मनी एट लोअर कॉस्ट एंड देयरफॉर ये उनकी एक कंपेरेटिव एडवांटेज बन जाएगी। और टाटा कैपिटल, जिनका टाटा का नाम है, वही काफ़ी है टू इंश्योर दैट दे नेवर हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज और रेजिंग लोन्स टू ऑनवर्ड लैंड टू बोरोवर्स। जो कंपनी है, नई लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन रहा है इस कंपनी का। एट द करंट प्राइस ऑफ 337, इसकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है, रादर 1,40,000 करोड़ है। स्टॉक की वैल्यूएशन पी मल्टीपल 29.3 टाइम्स है। पिछले 12 महीने की रेवेन्यू थी उनकी 31,000 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 4,800 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार नतीजे आए थे। वी सॉ अ 42% इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी। 5 year sales growth, 3 year sales growth, all excellent. 32% for 3 years, 26% for 5 years, and profit growth for 5 years is 34.1%. एक और खास बात जो है, इसकी जो ग्रॉस एनपी यानी कि जो बैड लोन्स है दैट्स जस्ट अबाउट 2%, और प्रोविजनिंग की बात जो बैड लोन है इज जस्ट 0.9%, विच इज अमंग्स द बेस्ट इन क्लास। और एक सीक्रेट
कि केवल 10% में, फिर से देखना चाहता हूँ, केवल 10.3% इज ओनली अनसिक्योर्ड लोन्स। देखिए जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, जैसे बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, इनका जो ये अनसिक्योर्ड लोन बुक रहता है वो कहीं ज़्यादा रहता है। एंड टाटा कैपिटल हैविंग जस्ट 10.3% अनसिक्योर्ड लोन इज वेरी गुड, यानी कि एकदम सेफ प्ले कर रही है कंपनी। और अंत में एज ऑफ मार्च 26 इनके 84 मिलियन कस्टमर्स थे, यानी कि इट्स अ ट्रूली वेल बैलेंस्ड, वेल डाइवर्सिफाइड रिटेल लेंडिंग बिजनेस। और मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी की फॉर्चून, ऐसी कंपनी की प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा अच्छी रहेगी, इसीलिए आपको खास इस कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, कोई भी एक सेक्शन, कोई भी एक प्रोडक्ट पर इनका इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, एट पार और स्लाइटली लोअर देन इवन बजाज फाइनेंस, स्लाइटली हायर देन एल&टी फाइनेंस, लेकिन इसकी बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था टाटा कैपिटल, एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके सामने एक स्टॉक आइडिया हम पेश कर रहे हैं। पैसा स्मार्ट का यही उद्देश्य है कि आपको एक सतर्क इन्वेस्टर बना के लिए, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनाने के लिए, इसलिए हम एक सर्वे कर रहे हैं जहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा हमारा कंटेंट है जो आप प्रेफर करते हैं। हमारे पास पैसा मेकर स्टॉक्स है, सेक्टर के एनालिसिस करते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स भी हम एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है हमने एक सर्वे फॉर्म में डाला है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको भरने के लिए, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लकी विनर्स को हम 1000 रुपए का गिफ्ट देने वाले हैं, और 100 विनर्स जो है दे कैन चैट पर्सनली विद अस। हमारी दूसरी कंपनी है, देखिए सॉफ्टवेयर में तो हमारा व्यू नेगेटिव है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, लेकिन हम फिर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ओरेकल का नाम सुना होगा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन यूएस। इनका जो डेटाबेस है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और ओरेकल की जो सब्सिडी कंपनी है इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इंडिया से ऑपरेट करती है, और इनका मेन बिजनेस है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। आप कहेंगे कि पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो पिट गई है, लेकिन फिर भी आप क्यों ओरेकल के बारे में बात कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि जो कंपनियां विच आर फोकसिंग ओनली ऑन सर्विसेज, उनको जो एआई का है ज़्यादातर डिस्ट्रप्शन उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट कंपनी है आई थिंक उनका बिजनेस मॉडल धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है। दे विल इनफैक्ट यूज एआई टू इम्प्रूव देयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, दे विल यूज एआई टू कट देयर कॉस्ट, so that maintenance and development of the software product which is owned by them, जो software product खुद की IP है, they will be able to manage better with AI। और AI disruption की जो खतरा है, जो threat है, that is less for software product। और लास्ट में जो AI की जो play है, that I think will be very very, I would say, carefully calibrated when it comes to banking and financial services। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंशियल सर्विस जो है, दैट डील्स विद पीपल्स मनी, और बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि उनका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनके जो ऑपरेटर्स है, उनकी जो एम्प्लॉयज़ है, इतनी ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस रहती है कि कोई भी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है या एनबीएफसी है, दे विल थिंक 10 times ऑफ रिप्लेसिंग देयर ट्राइड एंड टेस्टेड systems and processes and move to AI। इसलिए Oracle Financial के prospect मेरे ख्याल से अच्छे हैं, क्योंकि they will be in fact benefiting from AI। उनका मॉडल जो है may not get disrupted because of AI। और सबसे खास बात है कि इस कंपनी के नतीजे जो थे बहुत ही बढ़िया आए थे। लेकिन उसके जाने से पहले कुछ और खास बात इस कंपनी की, कि करीब जो उनकी प्रोडक्ट बिजनेस है, विच इज़ द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज, वॉज 1871 करोड़, अप 21% ईयर ऑन ईयर। और आगे चलते उनका जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यानी कि ऑर्डर बुक पे समझ सकते हैं, दैट इज एट 7,761 करोड़, विच इज 9.2% हाई। देखिए डिसरप्शन हो रहा है एआई में, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रही है, ओवरऑल ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना सारा स्ट्रेस और टेंशन है, फिर भी इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन हैज गॉन अप बाय 9.2%, और 1000 से भी ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये सर्विस करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी, आई वुड से, इज़ वेरी वेरी प्रेज वर्दी। उसका दाम करीब 8,800 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप इज अबाउट 77,000 करोड़। वैल्यूएशन इज रीजनेबल अट्रैक्टिव एट 29.1 टाइम, कंसिडरिंग कि इस कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी, प्रॉफिट ग्रोथ थी, हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। पिछले जो देखेंगे तो पिछले अगर हम 3 साल की ग्रोथ रेट देखेंगे, दैट इज 13.5%। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट थी शानदार थी। जो मार्च क्वार्टर में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था, सेल्स वॉज अप बाय 20.3% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वॉज 30.7%, और उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही बढ़िया है एट 45.3 टाइम, विच आई थिंक इज इंडस्ट्री लीडिंग, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में टू अमंग्स द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ कि उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, आई थिंक हैज़ बीन स्लाइटली बिलो एवरेज। 3 years 13.5%, 5 years 8.42%,
एंड 10 years 9.49%। लेकिन मेरे ख्याल से लुकिंग एट दिस क्वार्टर्स नंबर, लुकिंग एट द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक पोजीशन दिस कंपनी हैज गॉट द न्यू एंगेजमेंट्स, मेरे ख्याल से जो उनकी एवरेज ग्रोथ रही थी पिछले 5-10 साल में, डेफिनेटली इट सीम्स टू बी इंचिंग अप। इसलिए हमने ये कंपनी चुनी है आपके सामने पेश करने के लिए। ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो एलोकेशन सॉफ्टवेयर को देना पड़ेगा, क्योंकि विद इन द निफ्टी सेंसेक्स सॉफ्टवेयर की जो वेटेज है दैट इज स्टिल एनीवेयर फ्रॉम 13 to 15% और सो। इसलिए एक सेक्टर ऐसा है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन टू फाइंड गुड क्वालिटी बिजनेसेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने ये कंपनी आपके सामने पेश की है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी है, जब सेंटिमेंट इंप्रूव होगा वहाँ पर दिस विल ऑल्सो गो अप। एट द सेम टाइम जो इसेंशियली जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, यानी कि एआई की डिस्ट्रप्शन, इसका जो इम्पैक्ट है इस कंपनी पर मार्जिनल है, इसलिए हमने ये कंपनी चुनी है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो अगली कंपनी है वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जो कि बहुत ही बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। इसकी सब्सिडरी इंडिया में, इसका नाम है क्रिसिल। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इन क्रेडिट रेटिंग। ना ही केवल जो बड़े बैंक्स कॉर्पोरेट्स की वो क्रेडिट रेटिंग करती है, लेकिन दे आर डूइंग क्रेडिट रेटिंग ऑल्सो ऑफ ऑल द कंट्रीज। और इनफैक्ट यूएस का भी वो क्रेडिट रेटिंग करती है। इंडिया का तो करती है, लेकिन यूएस हो या फिर जापान हो, चाइना को, जो भी सभी बड़े बड़े देश है, उन पर भी इस कंपनी जो S&P है उनका क्रेडिट रेटिंग है, जो कि कई सारे इकोनॉमिस्ट है और जो लोग डेट मार्केट में ऑपरेट करते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द क्रेडिट रेटिंग ऑफ S&P। S&P का जो रिस्पेक्टेबिलिटी है मार्केट में दैट इज फैंटास्टिक। और क्रिसिल जो है इज द सब्सिडरी ऑफ S&P। और अगर आप देखेंगे तो क्रिसिल की जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, क्रिसिल की जो पोजीशन है इंडस्ट्री में, इन द क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री, इज माइल्स अहेड। यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट है अगर वो कहता है कि उसने क्रिसिल से उनका क्रेडिट रेटिंग कराया है और क्रिसिल ने कहा है कि उनका क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल है, देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये कंपनी कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। इनके जो रेटिंग्स की जो रिगोरिटी है, इनके जो रेटिंग की जो प्रोसेस है, इतनी रिगरस है, इतनी मुश्किल है कि उसके बाद अगर वो एक रेटिंग देता है तो वो रेटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसीलिए क्रिसिल का रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक बार आपने एक कंपनी का रेटिंग कर दिया तो हर साल आपको रेट करना पड़ता है, एंड व्हेन एवर यू कीप ऑन रेटिंग ईयर आफ्टर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आपको एन्युटी इनकम्स आने लगती है। इसलिए ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस है कि आपने रिस्पेक्टेबिलिटी सेट कर दी। आपने कहा कि एक तो पहले गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, हम और आप रेटिंग नहीं कर सकते, देयर आर ओनली 3 or 4 रेटिंग कंपनीज विद इन इंडिया। इसलिए यानी कि ये जो मार्केट है, रेटिंग का जो मार्केट है, इट्स अ क्लोज मार्केट। उसमें आप कहेंगे कि वी आर द सब्सिडरी ऑफ S&P, और हमारी जो रेटिंग्स है विच इज रिकग्नाइज ग्लोबली बाय ऑल द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, तो आपका एक तरीके से रेपुटेशन बन जाता है, जिसकी वजह से आप एक तो प्राइसिंग आपकी इंप्रूव कर सकते हैं एंड पीपल कीप ऑन कमिंग बैक टू फॉर रिपीट बिजनेस। तो ये है क्रिसिल की स्टोरी। तो करीब 7,200 से ज़्यादा भी कंपनीज उन्होंने रेटिंग किए। टॉप 10 इंडियन बैंक्स, टॉप 10 NBFCs, टॉप 5 conglomerates ऑफ इंडिया और ऑल देयर कस्टमर्स। लेकिन ग्रोथ इंजन क्या है मालूम है आपको? ग्रोथ इंजन इज रिसर्च सर्विसेज। तो रेटिंग तो एक बिजनेस हो गया जो स्टडी एन्युटी बेस्ड बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा S&P के लिए कुछ कुछ जो ग्लोबल एंटिटीज है या लोकल भी गवर्नमेंट है, क्वाजी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके लिए भी क्रिसिल रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिसर्च प्रोडक्ट्स कैरी आउट करती है। यानी कि समझो आपको कोई रिसर्च करना है कि ये फलाना प्रोडक्ट है या ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, क्या ये सही है कि नहीं, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, आप इसको स्टडी करके बताइए। कोई बड़ी कंपनी है जो कि नई इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करता है, व्हेन दे डू द इनिशियल फीजिबिलिटी स्टडी, दे मे कम टू अ कंपनी लाइक क्रिसिल टू डू द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर कंपनी और प्रोडक्ट। उसके बाद ही फिर वो आगे चल के वो प्रोजेक्ट या फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इसलिए जो रिसर्च सर्विसेज है वो एक ग्रोथ इंजन है क्रिसिल के लिए। और अब तो क्या हुआ है, तो रेटिंग्स और रिसर्च सर्विसेज का 50-50 कंट्रीब्यूशन हो गया है। रिसर्च सर्विसेज की ग्रोथ रेट वाज हायर एट 66% एंड रेटिंग सर्विसेज ग्रोथ रेट वाज 22%। यानी कि रिसर्च सर्विसेज के जो प्रॉफिट्स थे दे वर हायर बाय 66% इन द लास्ट क्वार्टर एंड रेटिंग सर्विसेज प्रॉफिटेबिलिटी वाज हायर बाय 22%। और खास बात ये भी है कि द लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनकी फैमिली का होल्डिंग करीब 5% है इस कंपनी में। कई सारे सालों से, आई वुड से 15-20 years इवन लॉन्गर, राकेश जी हैव बीन इन्वेस्टेड इन क्रिसिल और अभी भी उनकी फैमिली ऑफिस इज अ वेरी लार्ज शेयर होल्डर ऑफ क्रिसिल विद 5.19%। कंपनी का स्टॉक प्राइस है 4,265 और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 31,190 करोड़ है। स्टॉक की पी मल्टीपल 37.2 टाइम्स है, लेकिन हैज बीन मच हायर इन द पास। मेरे ख्याल से क्वाइट रीजनेबल है। कंपनी की जो 12 महीने की सेल्स थी करीब 3,893 करोड़ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 839 करोड़। जैसे मैंने कहा, नतीजे फॉर द क्वार्टर वो वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ वॉज अप
20.1%, प्रॉफिट ग्रोथ वाज अप 45.90%, 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ थी इज 14.4%, और ऑल टाइम हाई से दिस स्टॉक इज डाउन 38.7%, यानी कि देयर इज स्कोप फॉर रिट्रेसमेंट ऑफ द करेक्शन विच हैज टेकन प्लेस। तो क्रिसिल जो है हमारी तीसरी कंपनी है। देखिए अब तक टाटा कैपिटल, ऑरेकल, क्रिसिल, अन्य जो कंपनी हमने आपके सामने पेश की है, दे हैव ऑल बीन ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, सभी चीजें हमने चेक करके आपके सामने पेश किया है। तो ये भी क्रिसिल भी जो है वो एक ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनी है, और क्रिसिल से आपको पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, लेंडिंग इंडस्ट्री पर आपको प्ले मिल जाएगा। इट इज अ परफेक्ट प्ले, इट इज अ परफेक्ट वे टू चेस द इन्वेस्टमेंट थीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड लेंडिंग बिजनेसेस। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी। चलिए आगे चलते, हमारी चौथी और आखिरी कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक शापूरजी पारंजी ग्रुप कंपनी थी। इट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी कम हो गई थी, इट वेंट टू ह्यूज लॉसेस। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को अक्वायर कर दिया है। उसके बाद वी आर सीन अ फैंटास्टिक टर्न अराउंड इन स्टर्लिंग एंड विल्सन। ये जो कंपनी है वो इंडिया में नहीं लेकिन कई सारे देशों में ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है। सोलर पावर हो, विंड पावर हो, या और भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन इज इन्वॉल्व इन डिजाइन, इन प्रोक्योरमेंट, इन कंस्ट्रक्शन और फिर मेंटेनेंस। करीब 27 गीगावाट का इनका इंस्टॉलेशन रह चुका है इन 28 कंट्रीज, यानी कि नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली इनका प्रेजेंस है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी की जो ईपीसी कंपनीज है विच आर डूइंग इनटू रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, उनका फोकस इंडिया रहता है, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएई में भी है उनका प्रेजेंस, गल्फ कंट्रीज में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है। यानी कि जब हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स जरूर से लॉन्च हो गए आफ्टर दिस वॉर, दिस कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट विल लुक अप वेरी गुड। आप ये सोचिए कि वॉर की वजह से गैस की शॉर्टेज बन गई है, गैस नहीं मिल रहा है, इसलिए पावर का जनरेशन जो है वहाँ पर अफेक्ट आ सकता है, और धीरे धीरे लोग जो है दे विल गो फॉर मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर मिल गया है आफ्टर दिस ईरान वॉर, और स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है वन ऑफ द की प्लेयर्स इन एक्चुअली सेटिंग अप दीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मेरे ख्याल से अगर आप सोचेंगे तो जो इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स है डेफिनेटली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, उनमें टेक्नोलॉजी रहती है और कई सारे एंट्री बैरियर्स है। लेकिन जो कंपनियां एक्चुअली रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है उनके लिए मेरे ख्याल से द गोइंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सोलर इक्विपमेंट में कि कंपटीशन बढ़ रही है, शायद रियलाइजेशन कम हो सकते हैं, चाइनीज प्लेयर्स भी आ सकते हैं, और कई सारे आई वुड से टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स भी रहते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट्स कंपनी हो, आप एक ईपीसी कंपनी हो, तो आपके लिए ये सब सिचुएशन, ये सब चैलेंजेस नहीं रहते। नो डाउट the value added work which you are doing may not be as important or as value added as equipment manufacturing, लेकिन इनका जो बिजनेस है इज फार मोर रेजिलिएंट। ये जो कंपनी है इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑफ FY26 वाज अबाउट 11,813 करोड़ और सो। सबसे बड़ा अमंग्स द लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इन इंडिया विच इज 3 गीगावाट ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है। इस कंपनी की खासियत ये है कि जो बड़े बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट रहते हैं बियॉन्ड 1 गीगावाट, बियॉन्ड 1000 मेगावाट, दिस कंपनी हैज गॉट द मास्टरी, दिस कंपनी हैज गॉट द एक्सपर्टीज एंड इट हैज गॉट द आई वुड से द सर्टिफिकेशन टू डू लार्ज रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। इसलिए ये जो है इज डेफिनेटली एन एज एंड डेफिनेटली अ स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। 212 का भाव है इसका और मार्केट कैप करीब 5000 करोड़ है। स्टॉक की वैल्यूएशन 19 टाइम है जो कि काफ़ी रीजनेबल है। इट इज सर्टनली लोअर देन सम ऑफ द सोलर इक्विपमेंट प्लेयर्स एज वेल। और अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स पर शेयर वैसे तो -13.2 है, लेकिन बहुत सारे अनयूजुअल आइटम्स है इसके अंदर, बहुत सारे एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, इसलिए इट इज कमिंग -13.2, लेकिन इट इज नाउ सॉलिड इन द प्रॉफिट, काफ़ी शानदार टर्नअराउंड में दिखा है। और अगर ये जो अनयूजुअल आइटम्स, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हम निकाल देते हैं तो पिछले 12 महीने में इस कंपनी ने 260 करोड़ का प्रॉफिट किया था। लॉस मेकिंग कंपनी है, अब 260 करोड़ का प्रॉफिट किया है। रेवेन्यूज थे करीब 7500 करोड़ के आसपास। देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ थोड़ा डाउन है क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कर रही है, वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट्स कर रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ है जो है वाज 143%। पिछले 3 साल की इसकी सेल्स ग्रोथ थी 55.3% और पिछले 5 साल की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ वाज 23.80%। तो ये जो बिजनेस है इसमें अर्निंग्स वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री इज पॉजिटिव। सॉलिड ऑर्डर बुक पोजीशन है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस जैसे आप जानते हैं उनका जो नेक्स्ट बिग एक्सपेंशन इज कमिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट्स है, जैसे जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में एक तरीके से आई वुड से रिवाइवल आती है, रिजुविनेशन आता है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप न्यू लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स,
this company will get a large share of the implementation and the construction of those projects. इसलिए स्टर्लिंग एंड विल्सन के भी प्रोस्पेक्ट्स हमारे हिसाब से अच्छे हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके सामने एक अनोखी कंपनी की स्टॉक आइडिया हम पेश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक्स, टाटा कैपिटल, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिसिल एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल एक्सेलेंट पेडिग्री। टाटा कैपिटल, टाटा ग्रुप कंपनी। ऑरेकल फाइनेंशियल is the subsidiary company of the world famous Oracle of USA. CRISIL, subsidiary company of Standard & Poor, S&P, the world's largest rating company. Sterling and Wilson, owned by Reliance Industries, जो कि खुद बहुत बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स डाल रही है। तो ये थे हमारे 4 कंपनियां। रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक स्टॉक आइडिया है। अगर आपके पास स्टॉक आइडियाज है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में भेजिए, हमें लिखिए। सर्टेनली वी विल इवैल्यूएट देम और फिर आपके सामने हम डिस्कस और पेश भी कर सकते हैं। अंत में जाने से दोस्तों, आई एम वेरी वेरी हैप्पी आपका इंटरेस्ट हमारी चैनल में। हमने जो लाइव यूट्यूब सेशन किया था, बहुत ही बड़ा रिस्पांस आया था हमें, एंड वी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आगे चल के भी हम ऐसे ही लाइव सेशंस करेंगे ताकि आप 1:1 हमें क्वेश्चंस पूछ सकेंगे अबाउट योर पोर्टफोलियो, अबाउट योर स्टॉक्स, ऑन योर एक्सपीरियंसेस इन द मार्केट। वी लुक फॉरवर्ड टू डूइंग मेनी मोर लाइव सेशन विथ यू, एंड ऑफ कोर्स हर हफ्ते आपके सामने नए नए स्टॉक्स, नई नई कंपनीज हम डिस्कस करेंगे। और एक खास बात बताना चाहता हूं कि जो भी हम कंपनीज चुनते हैं, द कंपनीज वी सिलेक्ट, दे आर ऑल वेरी वेरी डिफरेंट एंड दे आर ऑल सॉलिड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.